इंशाल्लाह। यह शुरू करो भाई। जी कौन सा लेक्चर शरीफ है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा कमाल मजे का चैप्टर है। अच्छा अपील्स जी आगे चलें। अपील हाई कोर्ट में करनी है। सिर्फ कौन सी चीज की करनी है हाई कोर्ट में अपील? वेयर इट रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ लॉ। अच्छा भाईजान, हाई कोर्ट में भी कमिश्नर भी जा सकता है और टैक्स पे। दुख हो रहा है आपको? आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं हंसी नहीं आ रही, खड़े हो जाओ। एग्रीड पर्सन रोता हुआ बंदा और द कमिश्नर, आपको संडे की जैसे खड़ा कर रहा हूं। एग्रीड पर्सन और द कमिश्नर मे रेफर एन एप्लीकेशन विद अ स्टेटमेंट ऑफ केस टू हाई कोर्ट विद इन 90 days ऑफ रिसीट ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। बैठ जाए। अच्छा बैठ जाएं, जाएं सारे जाएं। भाईजान किसी को याद है कलम ने क्या पढ़ा था कि टैक्स पेयर ने कमिश्नर अपील के दरबार में कब तक हाजिरी देनी है? कमिश्नर अपील के दरबार में 30 दिन में। फिर कमिश्नर अपील ने अस्तगफिरुल्लाह मुरादें कब तक पूरी करनी है? 120 दिन या। लेकिन अगर इधर से मुरादें पूरी ना हो पाए तो आपने एपलेट ट्रिब्यूनल के दरबार में कब तक जाने? 60 दिन में। और अगर इधर से भी मुरादें पूरी ना हो पाए तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। लेकिन इसने मुरादें कितने दिन में पूरी करनी है? 6 महीने में। लेकिन एक और बात भी थी मेरे भाई, शायद आपको याद आ रहा, वो मैंने यहां पे लिखा नहीं था। वो एक चीज थी स्टे ऑर्डर। ये दे सकते हैं 30 जमा 30 दिन का फिर दोबारा, और ये डायरेक्ट ही 180 दिन का। याद आ रहा? लिख लिया? जबरदस्त, कमाल हो गए हैं, हद हो गई है। पहले से ही सफा निकाल के बैठे होते हैं। आजे 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 आजे। तुझे 8:35 में फ्री भी करना है, जल्दी बैठ। और खैरियत से हो सब? माशाल्लाह, बाल बच्चे सही? अच्छा, ये ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है? स्टे ऑर्डर। बस भाई जहाज निकल गया, आप चांद को ही देखते रह गए। एग्रीड पर्सन और द कमिश्नर मे रेफर एन एप्लीकेशन। यार ये ना यहाँ पे अपील का लफ्ज यूज नहीं हो रहा, एप्लीकेशन का लफ्ज यूज हो रहा है हाई कोर्ट में। पहला फर्क ये है। विद अ स्टेटमेंट ऑफ केस टू हाई कोर्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील की जगह ना यहाँ लफ्ज यूज हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ केस का। अपील की जगह एप्लीकेशन का, और ग्राउंड्स ऑफ अपील की जगह स्टेटमेंट ऑफ केस का। उधर लफ्ज यूज होता था इसके लिए ग्राउंड्स ऑफ अपील का। टू हाई कोर्ट विद इन 90 days ऑफ द रिसीट ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आने के कितने दिनों में आपने हाई कोर्ट जाने? 90 दिनों में। द एप्लीकेशन शैल बी ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड स्टेट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। आप एप्लीकेशन में बताएंगे भाई, एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन, ये देख लें, एप्लीकेशन 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 में आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में तो आप आगे जा नहीं सकते। एन एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय अ फीस ऑफ 100 रुपया। हाई कोर्ट की फीस बड़ी थोड़ी है, कमिश्नर भाईजान फीस इधर भी पे नहीं करेंगे। अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल या स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट? स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ केस ऊपर थी, तो यहाँ डिफरेंट किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। एप्लीकेशन के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और स्टेटमेंट ऑफ केस के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ग्राउंड्स ऑफ अपील की जगह स्टेटमेंट ऑफ केस। द स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट से स्टेटमेंट में लिखा होगा द फैक्ट्स, हुआ क्या, द डिटर्मिनेशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। डिटर्मिनेशन क्या मतलब? फैसला। डिसीजन क्या था एपलेट ट्रिब्यूनल का, और क्वेश्चन ऑफ लॉ इससे क्या राइज हो रहा है। पॉइंट 3, आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दे देने के बाद अगर हाई कोर्ट मुनासिब समझे, डेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ राइजेस। हाई कोर्ट के दिल में आए कि क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है,
तो इट मे प्रोसीड टू हियर द केस। फिर हाई कोर्ट आपका केस सुन लेगा। रेफरेंस टू हाई कोर्ट शेल बी हर्ड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस, कम से कम 2 जज केस सुनेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाएगा या फैसला सुना के आगे बताएगा भी? द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द रेफरेंस शेल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पास अ फैसला, फिर जजमेंट पास करेगा। ये एपेलेट ऑर्डर हो गया। यहां कोई कंफर्म, मॉडिफाई, एनल वाली बात नहीं है, बस सिंपल सी बात लिखी है, मे पास अ जजमेंट स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स। जजमेंट की कॉपी एक एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी भेज देना। हालांकि असल कॉपी किसको जानी है? कमिश्नर को और टैक्स पेयर को। यू आर गिविंग टाउ टू मुस्टैशेस अगेन एंड अगेन। अच्छा तो पॉइंट 6 और 7, द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द रेफरेंस शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसको कहते हैं एपेलेट ऑर्डर, एंड पास अ जजमेंट स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स। द कॉपी ऑफ जजमेंट विल बी सेंट टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो अगर आप हाई कोर्ट चले भी जाएं तो वो जो टैक्स है, टैक्स जिसकी कमिश्नर अपील ने भी छूट दे दी थी, शायद एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी छूट दे दी थी, अब हाई कोर्ट जाने से पहले वो टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा, करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के जज के पास जाके मिन्नतें कर दें, जज साहब खुदा के लिए, आदत तो आपको हो गई है, पहले कमिश्नर अपील को मिन्नतें डालनी थी, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल को मिन्नतें डाली थी, आप तो तजर्बाकार हो गए हैं। अब हाई कोर्ट के जज के सामने भी आपने जाके कहानी डाली कि भाईजान टैक्स देना मेरे लिए इतनी बड़ी अनड्यू हार्डशिप है कि इतनी बड़ी हार्डशिप आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं, तो टैक्स देना मुझे अगर अनड्यू हार्डशिप है, तो फिर हाई कोर्ट का जज आपको रिलैक्स कर देगा। 6 महीने के लिए आप टैक्स जमा नहीं कराएंगे, 6 महीने के लिए, 180 दिन नहीं, 3 दिन ज्यादा करें, 6 महीने 183 दिन बनते हैं तकरीबन। तो हाई कोर्ट का जज 6 महीने की छूट दे देगा, 6 महीने तक अब आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। इफ अ रेफरेंस इज मेड, इफ अ रेफरेंस, अपील की जगह रेफरेंस का यूज करें लफ्ज, ये देखें रेफरेंस, रेफरेंस, अपील की जगह रेफरेंस का लफ्ज यूज करें। इफ अपील इज मेड टू हाई कोर्ट, द टैक्स ऑन एक्स्ट्रा 12 या 20 या 32 ऑन एक्स्ट्रा 12 shall still be payable as per the order of एपेलेट ट्रिब्यूनल। जैसे कि एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया आपको टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऑप्शन है, किसकी किसकी किसकी, बोलें 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 बोलें, स्टे ऑर्डर की। एक ऑप्शन है स्टे ऑर्डर की। इफ रिकवरी ऑफ टैक्स, कौन कर रहा है रिकवरी? कमिश्नर। किससे? क्या ऑन करके? टेप रिकॉर्डर अपनी जेब में कमिश्नर ने डाला हुआ है और कमिश्नर उसको चला देता है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, कुकर सही कराओ कुकर सही कराओ, पैसे दो। इफ रिकवरी ऑफ टैक्स इज स्टेड बाय, भाई तू हंस क्यों रहे, पेशावर में नहीं कुकर होते? किस इलाके के हो आप? हाँ नहीं, ये जो हंसे, हाँ अच्छा। इफ रिकवरी ऑफ टैक्स इज स्टेड बाय हाई कोर्ट, अगर टैक्स रिकवरी कौन स्टे कर दे? हाई कोर्ट। दिस ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? स्टे ऑर्डर। दिस स्टे ऑर्डर शैल एक्सपायर इन, कितने महीने की छूट दे सकता है टैक्स जमा ना कराओ? 6 महीने की, फ्रॉम द डे इट वाज पास्ड। जिस डेट को ये ऑर्डर पास किया, यानी अगर 1 जनवरी को ऑर्डर पास किया तो 30 जून को ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ऑर्डर विल एक्सपायर इमीडिएटली, लेकिन 2 सूरतों में ऑर्डर फौरन एक्सपायर हो जाएगा। अगर अपील इज डिसाइडेड अगेंस्ट टैक्स पेयर, अगर टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला आ जाए बिफोर 6 मंथ्स, 6 महीने से पहले, फिर क्या होगा भाईजान? टैक्स देना पड़ेगा या आप भी 6 महीने का वेट करें? और ऑर्डर इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट, या ऑर्डर खुद, या हाई कोर्ट खुद इजाजत आपसे क्या ले ले? वापस ले ले। हाई कोर्ट खुद इजाजत वापस ले ले। क्या मतलब है इन बातों का, समझे? आपने 1 जनवरी को जाके हाई कोर्ट को केस किया, हाई कोर्ट खुदा के लिए रहम की अपील है। हाई कोर्ट ने कहा क्या हो गया? आपने कहा खुदा के लिए मेरे लिए पैसे देना अनड्यू हार्डशिप क्रिएट कर रहा है, भाई ये एसी बंद कर दो। हाई कोर्ट ने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, मैं तुम्हें स्टे देता हूं, 6 महीने तुम टैक्स जमा ना कराओ। 1 जनवरी से 30 जून तक का स्टे आपको मिल गया। अब आपने 6 महीने टैक्स जमा नहीं करवाना, लेकिन जून से पहले मई में ही हाई कोर्ट का फैसला आ गया आपके खिलाफ। अब आप जून का वेट करेंगे या टैक्स जमा कराना पड़ेगा?
या फैसला तो नहीं आया लेकिन उसने दी हुई इजाजत वापस ले ली, उसने कहा फैसला तो अभी मैं नहीं सुनाऊंगा लेकिन दी हुई इजाजत वापस ले रहा हूं, तो भी आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो या तो दी हुई इजाजत वापस ले ले या फिर 6 महीने में आपके खिलाफ, दोनों सूरतों में 6 महीने का वेट, द ऑर्डर विल एक्सपायर इमीडिएटली, इजाजत फौरन खत्म हो जाएगी। इजाजत खत्म, किस चीज की इजाजत थी? टैक्स 6 महीने तक जमा ना करवाने की इजाजत थी। वो इजाजत अब रही है, इजाजत खत्म हो गई? खत्म हो गई। अच्छा जी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, मैंने कहा आप जिंदगी के किसी मोड़ पे मिलोगे आपको याद दिलाऊंगा, आपने आखिरी 2-3 क्लासें छोड़ी थी। अच्छा लेकिन पता नहीं कितनी है अभी। बहरहाल मैंने आपको बताया था ये जुमे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपको किसी एक दिन के लिए बुलाया जाएगा, तैयार होके आइएगा। अच्छा अब भाईजान, इफ आफ्टर जजमेंट, अंडे खिलाने के लिए बुलाया जाएगा, मैंने किस लिए बुलाना है तुम लोगों को, हद होगी यार। इफ आफ्टर ऐसे सवाल ना पूछा कर, वैसे ही इफ आफ्टर जजमेंट। अच्छा ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सी चीज है, इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाई कोर्ट के जज ने टैक्स पेयर के हक में फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के जज ने टैक्स पेयर के हक में फैसला सुना दिया, ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं मैं इसको। हाई कोर्ट के जज ने टैक्स पेयर के हक में फैसला सुना दिया और टैक्स जो है ना टैक्स पेयर दे चुका था, क्या हमेशा ही स्टे ऑर्डर मिला करेगा या टैक्स हो सकता है दे चुका हो पहले का? टैक्स हो सकता है दे चुका हो पहले का। तो टैक्स पेयर ने टैक्स दे दिया हुआ था और हाई कोर्ट के जज ने इसके हक में क्या सुना दिया? फैसला सुना दिया। अब टैक्स बताएं किसके पास पड़ा है? कमिश्नर के पास पड़ा हुआ है। अब टैक्स पेयर जब हाई कोर्ट से बाहर निकलेगा और हाई कोर्ट से बाहर निकलते हुए ये दोनों का टाकरा होगा, तो कमिश्नर जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा होगा, तो टैक्स पेयर खोलेगा दरवाजा, टैक्स पेयर दरवाजा खोल के जिगर बाहर आ। कमिश्नर कहेगा अच्छा क्या चक्कर है? कहता है टैक्स लेने आ रहा हूं तेरे से। तो अब टैक्स पेयर जो है वो बटन ऑन कर देगा, कहेगा पैसे दो पैसे दो पैसे दो, मुझे दो मुझे दो। अब ये वाला बटन चला देगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने किसके हक में फैसला सुना दिया है? जिसको मैंने ग्रीन सिग्नल दिया उसके हक में फैसला सुना दिया है। तो लॉ मेकर ने कमिश्नर को सेव किया। लॉ मेकर कहता है कमिश्नर 30 दिन में जज के पास चला जाए, जज साहब पैसे नहीं दिए जा रहे मेरे से। जज ने कहा यार हद होगी, मैंने उसके हक में फैसला सुना दिया है। नहीं सर पैसे नहीं दिए जा रहे मेरे से। अच्छा क्या मसला क्या है? सर अंदर की बात यह है मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, इसलिए उधर ही इंशाल्लाह जो तय होगा वो तय होगा, मैं पैसे इसको नहीं दे रहा। अगर हाई कोर्ट के जज के दिल में जुल्म का मादा जाग जाए टैक्स पेयर के बारे में, तो फिर हाई कोर्ट का जज कमिश्नर को इजाजत दे देगा तुम इसे टैक्स वापस ना करो। फिर टैक्स पेयर को तब तक टैक्स वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए, वो पता नहीं कब आए। भाई फरमा रहे हैं इस डब्बे का नाम ज्यादती रख लें, ठीक है जैसे आप पसंद करें। आगे बढ़ें जी। और मैं की करा यार, मुझे क्या, मेरा क्या कसूर है इसमें, मेरा क्या कसूर है? इफ आफ्टर जजमेंट, किसने जजमेंट सुनाई? गुड, शुक्र है तो पता चल गया। इफ आफ्टर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट टैक्स इज टू बी रिफंडेड, टैक्स क्या करना पड़ा है? किसको? किसने? कमिश्नर ने वापस करना है। तो टैक्स पेयर को टैक्स वापस करना पड़ा था। हाई कोर्ट में से कमिश्नर, हाई कोर्ट किसको इजाजत दे देगा? टू लटका, टू लटका, क्या लटका? पैसे, टू लटका रिफंड। इफ 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 कमिश्नर intends to go to Supreme Court against the judgment of हाई कोर्ट के फैसले को ना एपेलेट ऑर्डर की बजाय अच्छा लफ्ज़ है जजमेंट, अगेंस्ट जजमेंट टू अवेल दिस बेनिफिट, ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? यार मार देने, भाई कह रहे ज्यादती हो रही है, तू कह रहे टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल रहा है। टैक्स पेयर को तो बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, उसका तो बेचारे का रिफंड डिले हो रहा है।
मैं मारना है। टू अवेल दिस बेनिफिट, ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? टू अवेल दिस बेनिफिट, बेनिफिट किसको मिल रहा है? कमिश्नर को। द कमिश्नर विल अप्लाई, जिसने बेनिफिट लेना है वो एप्लीकेशन दे। किसको एप्लीकेशन दे? कितने दिनों में? 30 दिन कब से शुरू होंगे? जब फैसला आ जाएगा। किसका फैसला आ जाएगा? द रिफंड शैल बी लटका 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 until सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द केस। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक रिफंड वापस, वो साल बाद आए 2 साल बाद आए, आपकी किस्मत.com। ये मंजियां ऊपर साइड पे हो रही हैं। अच्छा, इफ आफ्टर जजमेंट, अगर फैसले के बाद टैक्स इज टू बी रिफंडेड टू द टैक्स पेयर, द हाई कोर्ट में से कमिश्नर टू पोस्टपोन द, if he intends to go to against the judgment. To avail this benefit, the commissioner will apply to High Court in 30 days of the receipt of the refund shall be postponed until Supreme Court decide the appeal. 5 सेकंड अब पहले आ गए, हाई कोर्ट का ये पॉइंट खत्म होने वाला था पूरा। अच्छा, मैंने ठीक है तू बोला ना कर, तो 1-2 दिन से तुझे बहुत पार लग गए हैं। पिटीशन बिफोर अपील नहीं, रेफरेंस नहीं, पिटीशन बिफोर। ये एक सेक्शन होता था हमारे लॉ में 133 के बाद 134, लेकिन डिलीट हो गया हुआ है। अब तो 134 से पता नहीं कोई नया ही आ गया है। 134 डिलीट हो गया हुआ है। 134 था, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, लेकिन वो डिलीट हो गया हुआ है। इसलिए कि हमारे पाकिस्तान का मेन लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे पाकिस्तान का निहायत ही छोटा सा लॉ है जो हम पढ़े हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो जब पाकिस्तान के मेन लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो केस हाई कोर्ट का उसे आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, जब पाकिस्तान के मेन लॉ में ये लिखा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के छोटे मोटे लॉज को ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सेक्शन 134 में लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले शर्मिंदा हुए और इन्होंने सेक्शन 134 डिलीट कर दिया, क्योंकि जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है लोगों को, वो पावर इनकम टैक्स दोबारा क्यों बता रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई सेक्शन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम फॉर अपील। प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन ओमिटेड। पहले ये आई थी, फिर बाद में लॉ ने ओमिट कर दी। ये 2005 में ओमिट हो गई थी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये लाइन तो काट देना, कब ओमिट हुई थी हमारी बला से, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, अच्छा भाई, इसको रिवाइज कराएं। आपने कहां जाके अपील करनी है? हाई कोर्ट में। फीस कितनी जमा करानी है? आपने हाई कोर्ट में ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा कराने हैं या स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट? ये आपने अंडरलाइन कर लिया ना, इसमें से सवाल आएगा। स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट में कितनी बातें होंगी? हुआ क्या, एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला क्या था, और क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है। फिर कितने जजेस बैठेंगे? कम से कम 2 जजेस बैठेंगे, और उसके बाद अपना फैसला भी सुना देंगे। और 6 महीने तक आप टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर कोर्ट नहीं अपना फैसला या फिर आपके खिलाफ फैसला आ गया, कोर्ट ने अपनी इजाजत वापस ले ली या आपके खिलाफ, तो इन 2 सूरतों में आपको टैक्स इमीडिएटली जमा। और एक अजीब सी बात थी, अभी बड़ी मजे की थी, वो आपको समझ आ गई होगी, कमिश्नर की गाड़ी और वो सारा। अच्छा, ये जो पढ़ा हुआ है कल वाला जरा निकालें, ये नीचे उर्दू में। भाई इन कल हमने सेक्शन 129 पढ़ा था, कमिश्नर अपील वाला। कमिश्नर अपील कितने फैसले सुना सकता है? कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। रिटर्न आपने फाइल की थी 20 पे, याद है? मैंडेट असेसमेंट ऑर्डर 32 पे आया था। CIRA 32 से ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, एक सूरत में कर सकता है, जब टैक्स पेयर को पहले, ये कल वाला है आज वाला है? कल वाला है। CIRA अपील करने के 120 दिन में फैसला सुनाएगा। याद है ये कितने दिनों में मुरादें पूरी करेगा? 120 दिनों में जमा 60 दिन। 120 दिन या 60 दिन में ये दिन काउंट, अगर टैक्स पेयर कहे कि मैं मसरूफ हूं, और अगर केस कहां चला जाए? ADRC में। कल 131 भी पढ़ा था। 131 का मैंने सिर्फ 5 लिखा है। अपील का मतलब ये नहीं कि असेसमेंट ऑर्डर वाला टैक्स जमा, वो तो जमा करवाना ही करवाना है।
टैक्स पेयर ट्रिब्यूनल को कह सकता है कि इससे मेरे लिए टैक्स रिकवर ना किया। अगर ट्रिब्यूनल को लगे कि टैक्स का टैक्स रिकवरी करना टैक्स पेयर के लिए अनड्यू हार्डशिप पैदा करता है तो ट्रिब्यूनल इजाजत दे सकता है कि 180 दिन तक तुम टैक्स रिकवर। कौन किसको कहेगा? एपलेट ट्रिब्यूनल का जज कमिश्नर को कहेगा कि इससे 130 दिन में पैसे ना लो। बहरहाल ये इजाजत देने से पहले कमिश्नर ट्रिब्यूनल को 133 पड़ेगा जिसका दूसरा पैरा, अगर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक टैक्स वापस करना पड़ेगा टैक्स पेयर को तो हाई कोर्ट कमिश्नर को इजाजत दे सकता है कि टैक्स वापसी को लटका दे। कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान है। इस फायदे को हासिल करने के लिए कमिश्नर को हाई कोर्ट को रिफंड तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। ये जो आखिरी पॉइंट पड़ा था, रिकवरी हाई कोर्ट टैक्स 6 महीने तक रोक सकता है। टैक्स पेयर को 6 महीने के अंदर अंदर टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर दो सूरतों में, अगर केस का फैसला इस 6 महीने में टैक्स पेयर के या हाई कोर्ट अपनी दी हुई 6 महीने की इजाजत खुद ही वापस ले ले। डन। अच्छा जी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आ जाए जरा। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यार ये कमेटी है जो एक बीच में बनती है। जिस तरह एक ओवरसाइट कमेटी टाइप चीज थी ना, उसी तरह ये कोई एक कमेटी है। मुझे ये बता दें कि इस कमेटी में होता कौन कौन है? इस कमेटी में होता कौन कौन है? बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा ये ना मैं इंशाल्लाह कल इसको पढ़ाना है, आज मैंने पढ़ाना नहीं है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ना, जब लोग एपलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते जाते थक जाते हैं ना, तो ये जाके एफबीआर को कहते हैं यार हमारी बस हो गई है, ना हाई कोर्ट को हमारी सुनवाई कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने भी आगे लिफ्ट नहीं कराई, यार खुदा के लिए बस हो गई है यार, कुछ करो। तो एफबीआर उनके कहने पे क्या बना देता है? कमेटी। ऑल्टरनेट रास्ता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराने का रास्ता है। अब इसके बाद मैं फिर बताऊंगा फिर कोर्ट का अगर बाद में फैसला आ जाए उसकी क्या हैसियत होगी, ये बातें कल होंगी। लेकिन इस कमेटी को कितनी इंपॉर्टेंट चीज ना समझिएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसी। बहरहाल लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके अगर थक जाए तो किसके पास जा सकते हैं? कमेटी के पास। इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन, कौन एप्लीकेशन देगा? टैक्स पेयर। किस चीज की एप्लीकेशन देगा? मैं कोर्ट जा जाके थक गया हूं। द बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी, कमेटी बनाएगा बोर्ड। उसमें कौन होगा? चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसी इलाके का, हैविंग जुरिस्डिक्शन उसी इलाके का चीफ कमिश्नर भी बैठेगा, और 2 बंदे और बैठेंगे पैनल में से। पैनल क्या मतलब? या वो सीए होंगे, या वो कॉस्ट एंड, या वो वकील होंगे हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन टैक्स फील्ड। सीए का 10 साल का तजर्बा हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का 10 साल का तजर्बा हो, और एडवोकेट का 10 साल का तजर्बा हो इन टैक्स फील्ड, एंड रिप्यूटेबल बिजनेसमैन। तो भाईजान 3 बंदे हो गए, 3 बंदे हो गए। एक कौन? चीफ कमिश्नर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एडवोकेट्स, और तीसरा रिप्यूटेबल बिजनेसमैन। मैंने अंडरलाइन भी किए हुए ये 3 बंदे, ये 3 बंदे हो गए। इन ये जो लोग हैं ना, ये सारे इधर देखें। अब बताएं, सीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट और रिप्यूटेबल मशहूर बिजनेसमैन, इनमें से कितने बंदे बैठेंगे? 2, चाहे वो 2 सीए ही क्यों ना हो, उसकी खैर है। इनमें से 2 बंदे बैठेंगे और एक कौन बैठेगा? तो फिर 3 बंदों की कमेटी बनेगी, 3 बंदों की कमेटी बनेगी। और किस केस को सुनेंगे? जो केस कहां पेंडिंग है? किसी भी कोर्ट में। कौन अप्लाई करेगा इसके लिए? एग्रीव्ड पर्सन विल अप्लाई टू बोर्ड। किसके लिए अप्लाई करेगा? एन एग्रीव्ड पर्सन मे अप्लाई टू फॉर अपॉइंटिंग अ कमेटी टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किसका है? टैक्स जमा कराने का या रिफंड वापस मांगने का? वापस मांगना, एडमिसिबिलिटी, अलाउ, मुझे रिफंड अलाउ कर दो, एडमिसिबल की जगह मेक रिफंड कर दें, मेक रिफंड आसान कर दें, मेक रिफंड। ये क्या मतलब है? वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी। खुदा के लिए मुझे पेनल्टी माफ कर दें, वेव कर दें। वेव क्या होता है? इसके लिए आप अपील करेंगे। या फिर एनी अदर रिलीफ क्या होता है? फायदा, कोई भी फायदा लेने के लिए। भाईजान कौन किसको अप्लाई करेगा खुदा के लिए, ये तो बता दें। एन एग्रीव्ड पर्सन मे अप्लाई टू बोर्ड, द केस शैल ऑलरेडी बी इन लिटिगेशन इन एनी कोर्ट। इसका मतलब बताएं, ये कोई ऐसा केस नहीं होगा जो आप पहली दफा ही ले जाए इनके पास, ये पहले से कहीं
चल रहा होगा। जब कोर्ट्स में जा जाके आपके हश पपीस के जूते भी घिस जाएंगे तो फिर आप इनके पास जाएंगे। डन। यार ये मैंने आपको बता दिया था, अ केस विल नॉट बी रेफर टू बोर्ड वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन लॉ इफेक्ट आइडेंटिकल अदर केसेस। आइडेंटिकल अदर केसेस की मिसाल दी थी, सफे के टॉप पे दोबारा लिख लें। 10 शुगर मिलों का केस चल रहा है, एक शुगर मिल वाला एडीआरसी के पास नहीं जा सकता। अब 10 शुगर मिलों का केस चल रहा है, एक शुगर मिल वाला एडीआरसी के पास नहीं जा सकता। अगली लाइन पढ़ के इसका मतलब बता दें। यार खुदा के लिए बता दें मतलब इसका। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ मिक्स ही चीज हो ना, तो वो एडीआरसी फिर सोचेगा कि मैं इसको सुनूं या ना सुनूं। हो सकता है एडीआरसी कह दे यार ये बहुत मिक्स ही चीज है, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या लॉ है, भाईजान जाओ हम नहीं सुन रहे। इफ एन इशू इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड द बोर्ड शेल डिसाइड वेदर और नॉट एडीआरसी में बी कॉन्स्टिट्यूट। फिर बोर्ड की अपनी मर्जी एडीआरसी बनवा के दे। हो सकता है आपको फिर एडीआरसी ना मिले, फिर आपको कोर्ट में ही धक्के खाने पड़े। अच्छा जी, कौन से केसेस सिरे से जा ही नहीं सकते एडीआरसी के पास? जो आइडेंटिकल केसेस हैं। जो कौन से केसेस हैं? वो तो सिरे से बोर्ड के पास जा ही नहीं सकते। कौन से केस बोर्ड के पास जाएंगे और फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि मैंने एडीआरसी बनानी है या नहीं? जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ मिक्स हो। दोनों पॉइंट्स में फर्क समझ आ गया? कौन से केस सिरे से जा ही नहीं सकते बोर्ड के पास? आइडेंटिकल अदर के आइडेंटिकल केसेस। और कौन से केसेस बोर्ड के पास जाएंगे तो सही, आगे उसकी मर्जी होगी सुने ना सुने? मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। प्रोपोजिशन क्या होती है? तजवीज, मशवरा, राय। अच्छा ये कह रहा है कि एक दफा जो बात तूने कर दी ना उससे फिरना नहीं है। यानी मैच शुरू होने से पहले आपने कह दिया कि भाईजान घर से बाहर बॉल चली जाएगी ना तो आउट नहीं होगा, आउट होगा। आपने कह दिया घर से बाहर बॉल चली जाएगी तो आउट होगा। अब जब आपकी बाहर गई तो आपने कहा नहीं यार ये तजवीज मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं थी, इसको चेंज करते हैं। केस शुरू होने से पहले अगर टैक्स पेयर से पूछा जाएगा भाई आपकी क्या तजवीज है, आपकी क्या राय है, क्या फैसला आना चाहिए, जो राय टैक्स पेयर ने दे दी ना और बाद में वही फैसला भी आ गया तो टैक्स पेयर ये नहीं कहेगा नहीं यार ये तो नहीं सही था, मेरा जरा दिल में कुछ और अब बात आ रही है। तो कौन किससे क्या तजवीज मांगेगा? एफबीआर टैक्स पेयर से तजवीज मांगेगा। आप क्या पसंद करते हैं, कमेटी क्या फैसला सुनाए? टैक्स पेयर जो बाद में मर्जी है कमेटी की जो मर्जी सुनाए, लेकिन अगर जो टैक्स पेयर ने तजवीज दी कमेटी ने भी वही कह दिया तो फिर टैक्स पेयर को पसंद ना आया तो ये नहीं देखा जाएगा, फिर टैक्स पेयर को उसे मानना पड़ेगा बात को। द एप्लीकेशन बाय द टैक्स पेयर शैल बी अकम्पनीड बाय अ तजवीज। तजवीज, तजवीज कौन देगा? मशवरा बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर एक मशवरा देगा। किस लिए मशवरा देगा भाईजान? फॉर रेजोल्यूशन, मसले को हल करने के लिए। इसका क्या मतलब है? फ्रॉम विच ही कैनॉट रिट्रैक्ट लेटर ऑन। वापस फिर नहीं सकता। रिट्रैक्ट, वापस फिरना, इससे फिर मुंह नहीं मोड़ सकता। अच्छा कौन गया कमेटी बनवाने? किसके पास? क्या बनवाने? कमेटी बनवाने। ये कमेटी का बनना किस किस को बता दिया जाए कि बन गई है? दो लोगों को। कमिश्नर टैक्स पेयर को तो बाय डिफॉल्ट बताना ही है ना, टैक्स पेयर ने ही तो कमेटी बनवाई है। कहते कमिश्नर को भी बता दो और कोर्ट को भी बता दो, जिस कोर्ट से धक्के खाते हुए आ रहे हैं कि भाईजान अब क्या बन गई है। जैसा आप भी रिलैक्स हो जाएं, अब जरा इनका मसला हम अंदर ही अंदर हल करने लगे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। द बोर्ड, कौन किसको क्या बताएगा? द बोर्ड शैल बता ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ किस किस को? कमिश्नर को और कोर्ट को। डन। कौन किसको क्या बताएगा? बोर्ड कमिश्नर और बोर्ड कमिश्नर को और कोर्ट को बताएगा भाईजान कमेटी
बन गई है, डिसीजन बाय कमेटी, द कमेटी शैल एग्जामिन द इशू, हाँ, एंड कंडक्ट द इंक्वायरी, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, लेगा एक्सपर्ट ओपिनियन, कंडक्ट एन ऑडिट एंड डिसाइड द डिस्प्यूट, और फैसला डिसाइड कर देगा कितने दिनों में, 60 दिन में ऑफ इट्स, और विद इन अनदर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ, बस ठीक है, आज इतनी सी थ्योरी पढ़नी थी। बता दें जी जो अभी तक पढ़ा, अब लॉसेस के चैप्टर का न्यूमेरिकल निकालने हैं, वो करना है। अच्छा अभी तक जो पढ़ा है वो बता दें। एग्रीड पर्सन अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एपलेट ट्रिब्यूनल जाता जाता थक जाए तो फिर क्या करे, एफबीआर को एप्लीकेशन दे, किसके लिए, कमेटी बनाने के लिए। अगर 3 मसले इसको आ रहे हो, ये मसला उसके पास जा ही नहीं सकता, और ये मसला जाएगा तो सही, फिर वो खुद डिसाइड करेगा मैंने सुनना है या नहीं सुनना। टैक्स पर तजवीज देगा, उसकी तजवीज बोल एक कमेटी बनाएगा इन लोगों की, और कमेटी बनना किस किस को बताया जाएगा, और फिर उसके बाद कमेटी का क्या आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। फैसला आ गया सर, पीछे का रह गया, पता नहीं, देखते हैं कल पीछे का रह गया। ओके, निकालें जी एलो एनी ट्रेडर्स का सवाल, लॉसेस का चैप्टर। पेज नंबर 295, किधर है लॉसेस का चैप्टर? किसी दिन टाइम निकाल के आए, वक्त की कैदी ना हो। क्वेश्चन 12, एल ओ एनी ट्रेडर्स अ सोल प्रोप्राइटर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेज एंड व्हीट। तो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं भाईजान, बाइंग एंड सेलिंग है या खुद काश्त कर रहे हैं? तो कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमा रहे, इनकी तो नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस है। Lonely traders are sole proprietors engaged in the business of buying and selling of maize and wheat in the bulk quantities. Following information has been extracted from LT's record for the year ended 31 December 2015. Wheat sold to food companies amounted to 13 लाख। सेल दी हुई है यार, पूरे सवाल में ना प्रॉफिट कहीं नहीं दिया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे सवाल में प्रॉफिट कहीं नहीं दिया हुआ। तो लिखें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ इसलिए सेल से सवाल शुरू करेंगे, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ इसलिए सेल से सवाल शुरू करेंगे। Wheat sold to food companies in Punjab amounted to 13 मिलियन। जी सेल कितनी है बिजनेसमैन की भाई? सेल से चलते हुए रूल लिख लें, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं, नॉट अलाउड, अलाउड। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। वो निकलते हुए आप कैमरे के सामने भी कह रहे थे एक दिन, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। हत्ता के गार्ड ने पूछ लिया भाईजान क्या हुआ, सारे बच्चे कुछ कहते हुए जा रहे हैं। Wheat sold to food companies in Punjab amounted to 13 million. The sale was made after allowing a discount of 680 to some of the new customers. अच्छा वैसे मुझे बताएं, ये फिर नेट सेल है या ग्रॉस सेल है? ये जो 13 मिलियन है भाई, wheat sold to food companies amounted to 13, the sale was made after discount of 680. The sale was made after discount, तो फिर ये नेट सेल है। The sale कौन सी वाली? यही 13 लाख, और तो कोई नहीं दी हुई। The sale या this sale जो भी समझ ले, this sale was made after allowing a discount of 680 to some of the new customer। अगली लाइन नहीं पढ़नी, ऐसी आपसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूं, अगर डिस्काउंट ना होता तो सेल कितनी होती है आप बता सकते हैं? ग्रॉस अप करके बताएंगे ना। वर्किंग 1 हेडिंग दे देंगे हम, न्यूमेरिकल के फेस के लिए आधा सफा छोड़ देंगे और वर्किंग 1 हेडिंग दे देंगे। क्या जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस, बोलें जी। ग्रॉस सेल, उसमें से मैं क्या माइनस करूं? डिस्काउंट, तो मेरी क्या आ जाएगी? नेट सेल। बताएं जी, ये ग्रॉस है नेट है? नेट है। तो 13,000 में 680 जमा करें तो क्या आ जाएगी? ग्रॉस। लेकिन 13,000 में 680 जमा ना भी करें तो इस इधर देख लें, इस तरह नहीं आप कर सकते, आप तो बड़े हो गए हैं। ये देखें, लिखें इधर क्या 13,000 और इधर क्या लिखें 680 और इधर लिखे x माइनस 680 इज इक्वल टू 13,000। देन व्हाट इज x? ज्यादा हो जाएगा जो आप बोल रहे हो, बाकी लोग बताएं जरा।
13,680। गन जी जल्दी जल्दी नोट करें साथ साथ। तो डिस्काउंट के बाद कितनी सेल थी? आधा सफा छोड़ा साथ लेने, या एक पूरा सफा छोड़ दिया? पूरा छोड़ दिया, फिर तो अच्छा हो गया, सेफ एंड पे खेल रहा है, कहीं आउट ना हो जाए। ओके, बस क्या आप जान लेंगे, इसके आगे आ जाएं। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25% ऑन ग्रॉस सेल। प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है? 25% ऑफ ग्रॉस सेल। भाई मुझे बताएं, ये एक चीज की बोतल की सेल है और बोतल का प्रॉफिट है, इन दोनों के दरमियान क्या चीज होगी? बोतल की कॉस्ट। यानी दुकानदार 50 रुपए की बोतल बेच रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, तो बीच में क्या खरीद कितने की है? 40 की। तो प्रॉफिट अगर दे दे तो फिर बैलेंसिंग क्या आ जाएगी? कॉस्ट। सेल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो बकाया चीज फिर क्या है चीज की? कॉस्ट। तो मुझे क्या दे रहा है वो? प्रॉफिट, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट भी अक्सर कहते हैं अकाउंटिंग की क्लास में। ग्रॉस प्रॉफिट जी, ग्रॉस सेल का 25% या नेट सेल का? ग्रॉस सेल का 13,680 इंटू 25%। कुछ अकाउंटिंग की क्लास वाले इसको ऐसे भी कहते थे, 13,680 अगर 100 पे पड़ा है तो हमें 25 दे दो। डिफरेंट तरीके हैं इसके निकलवाने के। सवाल सीधा सीधा कह रहा है सेल पे 25% प्रॉफिट है, सवाल में कोई घुमाई नहीं। द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% ऑन ग्रॉस सेल। जी 3420। क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 9580 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसे ही होता है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल, इधर मैं लाइन लगाऊंगा ताकि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी आ जाए। इसके साथ में पहले मैंने ये फिगर बैलेंसिंग निकाली है, अब मैं ये फिगर बैलेंसिंग निकालूंगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल बताएं, 9580 सेल में से क्या माइनस करें तो ये जवाब आ जाए? 9580, यानी इन दोनों का डिफरेंस। That is my cost of sale. आगे चलें जी। LT paid 6 लाख to Research Institute for development of a formula which is likely to improve the quality of wheat it purchases from growers. तो LT ने 6 लाख रुपया रिसर्च की है एक फॉर्मूला डेवलप करने के लिए, और ये रिसर्च बता दें पाकिस्तान में होगी या पाकिस्तान से बाहर हुई होगी? पाकिस्तान में ही होगी। विच इज लाइकली टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हीट इट परचेजेस फ्रॉम ग्रोअर्स। तो ये ग्रोअर्स से जो खरीदते हैं व्हीट, उसमें इसने इनको कुछ मशवरे दिए हैं, उसके लिए उसने रिसर्च की है। तो ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिसर्च खर्चे के तौर पे माइनस करने की खुली इजाजत है। अगर रिसर्च पाकिस्तान में हो या बेल्जियम में हो? पाकिस्तान के अंदर हो। तो ये पाकिस्तान में हो रही है, बेल्जियम में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। लेस एक्सपेंस कितना जी? 600। अबू बकर ब्लैक ये रेड मार्कर मंगवा सकते हो उससे? डन जी, 600। आगे चलें। इन अगस्त 15 LT साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक एंटरप्राइज। इस सवाल मैंने आपको स्पेकुलेशन में करवाया हुआ है, यही नहीं अल्फाज के साथ। LT signed a future contract with Mubarak Enterprise for purchase of 500 metric tons of maize at 15,800 per metric ton. The delivery was expected to be made in. ME also agreed to repurchase the entire lot. पहले सेल की है, बाद में परचेज कर रही है। At price prevailing on the date of. In October, price of maize increased to, and LT sold the entire lot to ME without taking the delivery। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? स्पेकुलेशन। एक लफ्ज लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके, क्या? विदाउट टेकिंग द
डिलीवरी, तो फिर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? स्पेकुलेशन। ये एक और ट्रांजैक्शन बीच में आ गई। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि क्या जर्नल एंट्रीज आपको मैंने करवाई थी? बता दें। एलटी का सवाल है, एमई का सवाल है? हम कौन है? एलटी। तो एलटी के एंगल से पढ़ें सेल परचेज को या एमई के एंगल से? एलटी के एंगल से। अच्छा, एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एमई फॉर परचेज, तो एलटी परचेजेस 500 मेट्रिक टन कह सकता हूं मैं? भाई को तो छोड़े ना, एलटी की बुक्स में बस बात करें। एलटी ने 500 मेट्रिक टन खरीदा, तो बता दें एलटी की बुक्स के अंदर जो है, एलटी की बुक्स के अंदर जो है वो क्या एंट्रीज होंगी? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। जी भाईजान, कितनी क्वांटिटी खरीदी? मल्टीप्लाइड बाय 15,800। 7900,000,000। डन जी। आगे खरीदा कब? अगस्त में। द डिलीवरी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन October. ME also agreed to purchase. What does it mean? ME will purchase. Now LT will sell. अब इसकी किताबों में हम परचेज की एंट्री करें या इसकी किताबों में अब सेल की एंट्री करें? सेल की एंट्री करें। सेल की एंट्री बताएं। डेटा डेबिट, लेकिन ये प्राइस ऑन द डेट ऑफ सेल ही पता चलेगी। तो यही सारा उधर बताया था आपको। इन अक्टूबर 15 प्राइस इंक्रीज टू 18,240। अब बता दें सेल वाली ट्रांजैक्शन किस पे होगी? 18,240 के ऊपर। ये सेल वाली ट्रांजैक्शन होगी। 91 डन जी। 912000। इट इज मे बी, ये कौन सी वर्किंग चल रही थी? वर्किंग नंबर 1। ये वर्किंग नंबर 3 हो जाएगी। वर्किंग नंबर 2 मैं करूंगा स्पेकुलेशन बिजनेस की कैलकुलेशन के लिए। ये वर्किंग 3 हो जाएगी। वर्किंग 2 के लिए आप लाइनें छोड़ दें। वर्किंग 1 के लिए भी अभी 3-4 लाइनें मुझे चाहिए। वर्किंग 2 के लिए 10 लाइनें चाहिए। वर्किंग 3 है ये। कैसे पता चला स्पेकुलेशन है? विदाउट टेकिंग द डिलीवरी। जल्दी नोट कर लें क्योंकि आपकी डिमांड अक्सर आ रही है। सेक्शन 21 का पॉइंट क्यू भी रहता है बिजनेस के चैप्टर का। नहीं, वो तो करा दिया हुआ है। ना कर यार, मरवाएगा तू। हो गया हुआ है। अच्छा, लेने आज लेक्चर। इन अक्टूबर 2015 प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू 18,240 एंड एलटी सोल्ड द एंटायर लॉट टू एमई विदाउट टेकिंग डिलीवरी। विदाउट टेकिंग डिलीवरी से क्या पता चलेगा कौन सा बिजनेस है? स्पेकुलेशन। और एंट्रीज बड़ी आसान सी हैं यार। ये ना सोचा करें परचेज बुक करनी है, सेल बुक करनी है। पढ़ लिया करें एलटी परचेजेस, तो परचेज बुक कर लें। एमई रीपरचेज, तो फिर एमई एग्रीड टू रीपरचेज का मतलब है एलटी को क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। तो सेल और परचेज बुक करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। और ये वाला कौन सा था? नॉन स्पेकुलेशन। जी हजरात बताएं। सेल 91 और परचेज
7900 9120 और परचेज जी 7900 जी। ग्रॉस प्रॉफिट 1220 नेक्स्ट। इसका क्या करना है यार अगले का? LT इनकट एक्सपेंस ऑफ 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। LT इनकट 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। टाइम जल्दी नहीं क्यों नॉट अलाउड? सेक्शन 21 में कहा कौन सा पॉइंट आप लगाएंगे इस पे? अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशंस को कहते हैं, यानी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो स्पेकुलेशन के बिजनेस खर्चे भी सारे माइनस करने की इजाजत है। स्पेकुलेशन के, नॉन स्पेकुलेशन के सारे बिजनेस के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। तो 21 में ये कोई पेनल्टी नहीं है, फाइन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो ये तो नॉर्मल खर्चा है। अगर नॉर्मल खर्चा है तो इसको क्या करें? माइनस कर दें, बस इसको अलाउड कर दें। और मुझे ये कैसे पता चला कि ये वर्किंग 1 में माइनस करना है, जो में वर्किंग 2 वहां से माइनस करना है अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप बात की थीम जरा देखें ना, तो ये दोनों का एक सेट बन रहा है और इन दोनों का एक सेट बन रहा है, इन तीनों का एक सेट बन रहा है। कैसे सर, आपको कैसे पता चला? हमने वीट बेच दी है, ये फिजिकली बेच रहे हैं, ये स्पेकुलेशन नहीं है। वीट सोल्ड विदाउट टेकिंग डिलीवरी की कोई लाइन नहीं है। तो वीट बेची है। और एक और लाइन यहां लिखी हुई है, LT paid 6 lakh to research institute for development of a formula which is likely to improve the quality of wheat। क्वालिटी ऑफ व्हीट इंप्रूव करने में स्पेकुलेशन बिजनेस में हम इंटरेस्टेड होंगे या नॉन स्पेकुलेशन में? सादा बिजनेस में ना हम क्वालिटी इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड होंगे, स्पेकुलेशन में तो हवाई ट्रांजैक्शन होनी है। और ये कैसे पता चला ये तीनों चीजें लिंक्ड है? इधर तो देखे ना, LTME का नाम आ रहा है, अगेन यहाँ के ऊपर जो है वो पिछली ट्रांजैक्शन में किसी ही LTME का नाम आ रहा है, और यहाँ पे अबव का लफ्ज आ रहा है। तो इसलिए ये तीनों चीजें आपस में मिलके एक ट्रांजैक्शन बन रही हैं। तो बता दें ये खर्चा फिर किस में रिकॉर्ड करूं? स्पेकुलेशन में। अबव लिखा हुआ है ना, लेस रिसर्च एक्सपेंस था, इधर वैसे ही कोई एक्सपेंस है, कितना जी? 25। अच्छा जी, सोना या सोना? सोना। डॉक्टर सोना याद है? डॉक्टर सोना वाला तो नहीं, वो नहीं था, सॉरी। कमर। कमर। ओह माशाल्लाह, जबरदस्त, यहीं से निकला है। कमर के न्यूमेरिकल में एक एडजस्टमेंट की थी, वो क्या की थी? सेल कितनी है? 100। खर्चे कितने हैं? 30। खर्चों में फाइन पड़ा है, रिपेयर पड़ी है, किसकी टेंशन नहीं है? रिपेयर की। तो सेल कितनी है? 100। टोटल खर्चे माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। डन। टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड खर्चे आ गए। टोटल में से अगर नॉट अलाउड माइनस कर दें तो बाकी क्या बचते हैं? अलाउड खर्चे बचते हैं। ओके। एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25 लाख, ये टोटल हैं। These include a penalty of 45,000 which was paid due to late payment of sales tax on wheat। भाई सेल्स टैक्स को लाइन को साइड पे रखें, ये हुकूमत के खजाने में पेनल्टी गई है ना, तो जब ये हुकूमत के खजाने में पेनल्टी गई है तो अलाउड है, नॉट अलाउड है? अलाउड है, नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। तो इस सवाल में देखें, टोटल खर्चे कितने थे? 30। उसमें नॉट अलाउड कितने थे? तो हमने 27 न्यूमेरिकल के मुंह पे शो किया था। इस सवाल में आए, टोटल कितने हैं? 25 लाख। अलाउड नॉट अलाउड कितने हैं? 45,000। तो फेस पे जाके कितना माइनस करें? इन दोनों का डिफरेंस लेके ना,
टोटल माइनस नॉट अलाउड विल बी अलाउड ना, तो यहां लिखें फिर टोटल खर्चे माइनस बोले 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 नॉट अलाउड, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू, अच्छा न्यूमेरिकल के मुंह पे कितने लेके जाने हैं, सेल से चल रहे हैं हम, और भाईजान प्रॉफिट से चलते हैं तो नॉट अलाउड को ऐड करते हैं, सेल से चलते हैं तो अलाउड को माइनस करते हैं। टोटल बोलें 2500 कर लें, चलें, नॉट अलाउड 45, क्या जवाब आया 24, तो मुंह पे न्यूमेरिकल के कितने ले जाऊं मैं, सारे या 2455, ये जहन में रहेगी बात ये वाली। टोटल 30 रुपए थे, माइनस कर दिए थे फाइन, तो ये अलाउड खर्चे आ गए थे, तो टोटल खर्चे कितने हैं जी 2500, इसमें से माइनस कर दिए 45, तो अलाउड खर्चे कितने आ गए 2455। नीला किधर है, 2455, इधर देखें सारे लेस 2455 लेस 2455, एक दफा ये खर्चा हुआ है, दो दफा हुआ है, तो दोनों जगह माइनस करेंगे, एक जगह माइनस करेंगे, किस जगह माइनस करें, अच्छा असल में आपकी ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेस ना कोई हवाई सा बिजनेस होता है, ना उसके लिए एडमिन स्टाफ रखना पड़ता है, ना उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, ना कोई सेलिंग खर्चे करने पड़ते हैं, हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है। स्पेकुलेशन बिजनेस में तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, उनकी हैवी हैवी तनख्वाहें होती हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए तो हम जो है वो बंदे ढूंढते हैं कि कौन से बंदे हमारे साथ डील करेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस करते हुए लोग डरते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि भाईजान स्पेकुलेशन की ट्रांजैक्शन करनी है, आए कोई बाजार में उतरे हमारे साथ स्पेकुलेशन की ट्रांजैक्शन करे। तो इसलिए याद रखिएगा एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, आप स्पेकुलेशन बिजनेस पाकिस्तान में आपने कभी देखा नहीं, इसलिए आपको लगता है ये ऐसा बिजनेस है जिसके खर्चे नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके भी खर्चे होते हैं। तो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में जब कभी साइलेंट होगा तो ये एक जनरल एक्सपेंसेस है जो सारे हेड से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट उसने जोड़ के नहीं लिखा था, सारी एडजस्टमेंट्स के एंड पे डाला हुआ था। ये पॉइंट के साथ उसने दिस दैट डैट और इस किस्म का कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ जिससे लग रहा हो कि ये खर्चा वीट बेचने वाली चीजों का है या ये खर्चा जो है वो स्पेकुलेशन का है, इसलिए उसने जनरल लफ्ज लिखा था एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम इसको तकसीम करेंगे। तो दोनों से करना तो ब्लंडर होगा। हमने जो चैप्टर 4 में रूल पढ़ा था वो अब रिवाइज करके आएंगे, अपॉर्शनमेंट और रिडक्शन, और चैप्टर 4 में भी ये अपॉर्शनमेंट हमने की थी। वो खास तौर पे उसकी है, उसको तो वैसे ही हमने फारिग कर दिया। अच्छा जी, उसको नहीं, उससे उसके बारे में पता चलता है, बाकियों के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए उसको तो शुक्र है पहले ही हमने फारिग कर दिया। पेज 6, अच्छा ये सवाल में ना टोटल इनकम बड़ा सा लिख के आया करें, अलग टैक्सेबल इनकम अलग लिख के आया करें, टैक्स अलग लिख के आया करें, क्योंकि सवाल में रिक्वायरमेंट होती है टोटल इनकम भी बताओ, टैक्सेबल इनकम भी बताओ, तो आपने सारी चीज़ें बता के आनी होती हैं। इसके ऊपर हमारी डिस्कशंस होंगी अगली क्लासेस में। अच्छा जी, बोलें भाई आगे किस किस सफ़े पे था ये चैप्टर 4 में, पेज नंबर 40, मेरी किताब में तो पेज कोई और होगा। ये देखो भाई हमने खर्चे को पोर्शन करना सीखा हुआ है, ये आप ही की क्लास में कराया था। अच्छा, सेल में से सैलरीज माइनस की थी, और पाकिस्तान की शॉप की से देख लें सवाल दोबारा, रियाज चौधरी का बिजनेस था, तो पाकिस्तान की सेल में से पाकिस्तान की सैलरीज माइनस की थी, बाहर के मुल्क की सेल में से बाहर की सैलरीज माइनस की थी, और एडवर्टाइजमेंट जो 5000 की थी उसे हमने तकसीम किया था टोटल सेल पे और मल्टीप्लाई किया था पाकिस्तान की सेल से। याद आ रहा है ये सारा? तो ये जो हमने खर्चे ये न्यूमेरिकल हमने किया था शुरू के दिनों में, जब आपने सोचा था सा याद करना है, शुरू के दिनों के अंदर जब हमने ये न्यूमेरिकल किया था तो उस वक्त आपको शायद ये बात याद आ रही हो कि हमने सेल की बेस पे खर्चों को तकसीम किया था। लेकिन एक बात आज मैं आपको बता दूं भाईजान, ये सेल जो है ना ग्रॉस सेल होती है। इस सवाल में ना डिस्काउंट वगैरह डाले हुए थे, इसलिए हमने डिस्काउंट्स के अलावा वाली ग्रॉस सेल भी निकाल के रखी हुई थी। तो याद रखिएगा पोर्शनमेंट करनी है तो डिस्काउंट वगैरह निकाल के नहीं, ग्रॉस सेल की बेस पे करनी है। किस सेल की बेस पे करनी है? ग्रॉस सेल की बेस पे। ग्रॉस होता है अभी कुछ माइनस नहीं हुआ हुआ।
क्लियर? चलें जी, अब अपोर्शनमेंट करें। खर्चों का नाम एडमिन। अच्छा, ये रिसर्च और इनको ना रेड मार्कर वालों को मैं कहूंगा स्पेसिफिक खर्चे। क्या मतलब? पता है किसके हैं? जैसे आईकैप के जनरेटर का, सॉरी राइस के गार्डन टाउन के जनरेटर का और गुलबर्ग के जनरेटर का अलग अलग बिल हो, ये तो समझ आती है बात। लेकिन जो आईकैप के बाहर एडवर्टाइजमेंट की उससे कितने बच्चे आए पढ़ने के लिए, किस कैंपस में, वो नहीं पता। तो इसलिए इनको कहते हैं कॉमन खर्चे। ये स्पेसिफिक खर्चे हो गए और ये एडमिन सेलिंग वाले कॉमन खर्चे हैं। कॉमन का मतलब है दोनों के लिए किए हैं। एडमिन सेलिंग वाले कॉमन खर्चे हैं। डन। अब क्या करें? अपोर्शन करें। खर्चा था कितना? टोटल खर्चा था 2500, उसमें से जाली खर्चा था 45, तो बचा के बचा कितना था? 2455 को तकसीम करें दोनों की ग्रॉस सेल से, दोनों की ग्रॉस सेल से। और यार उधर भी तो यही करते हो ना भाई, सेल्स टैक्स में, सेल्स टैक्स में कैलकुलेटर पे ये करते हो क्या? देखो, इनपुट डिवाइडेड बाय टैक्स में, मिसाल दे रहा हूं, इनपुट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल सेल, तो उधर भी तो यही करते हो। तो यही मैं इधर करके लिख के दिखा रहा हूं बस। तो इसको एक तरह का ऐसी इनपुट टाइप चीज समझ लो, परचेज टाइप, इनपुट टाइप, कि इसको आपने पोर्शन करना है और इन रेशियोज के दरमियान पोर्शन करना है, मल्टीप्लाइड बाय 13680। सेल्स टैक्स में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल में पोर्शन करते हैं, यहां स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन सेल में पोर्शन कर रहे हैं। 1473, ये खर्चा इधर चला गया। और बाकी खर्चा, बाकी वैसे आप देखें ना, इतनी तो अकल है आप में, 2455 में से माइनस करते हैं 1473। लेकिन अगर नहीं आप तुले ही हुए हैं तो फिर तुले रहे। 2455 कितनी सेल के लिए है? 13 प्लस 9120। लेकिन हमें कितनी सेल का चाहिए? 9120, 982। अच्छा, ये मैंने रेड मार्कर किन के लिए इस्तेमाल किया है? स्पेसिफिक खर्चों के लिए। यानी हमें पता है कौन सा खर्चा किस हेड का है। स्पेसिफिक का मतलब लिख रहे हैं तो लिख लें, मेरे से पूछिएगा ना ग्रुप में। स्पेसिफिक का मतलब है जो खर्चा जिस हेड का है उसमें से माइनस करो। और कॉमन का क्या मतलब है? कॉमन का मतलब है, सवाल वाले ने नहीं बताया ये खर्चा किसका है, वो बता रहा था ये खर्चा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, तो ये इसका था। ये बता रहा था अबव कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, इसके साथ लिखा हुआ था अबव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इस खर्चे के साथ लिखा नहीं हुआ कुछ, इसलिए इसको हमने दोनों में क्या कर दिया? अपोर्शन। 1347 जी, 213। भाईजान क्या मैं इसको कह सकता हूं ये करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं और इनको इस्तेमाल करेंगे पुराने सालों के लॉसेस माइनस करने के लिए, या इस साल अगर कोई लॉस हुआ हो तो उसको भी माइनस कर सकते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों अच्छी बसें हैं? अच्छा, बुरी बस में एक ही है सैलरी, बुरी बस एक ही है सैलरी, क्या ये कह सकता हूं ये दोनों अच्छी बसें हैं? तो अच्छी बसों में अच्छी सवारियां बिठानी है। इस साल वाली कैरी फॉरवर्ड के लिए तो अलग रूल है ना। अब देखते हैं इस साल कोई लॉस है या पुराने पड़े हुए हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। असेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 6 साल पुराना नहीं है, डेड नहीं हुआ, पिछले साल का लॉस है, पिछले साल का बिजनेस का लॉस है, ट्रेडिंग बिजनेस का। इस साल तो अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट आया 1347 का। पिछले साल लॉस कितना था? 550। इस साल स्पेकुलेशन का क्या आया? सॉरी, पिछले साल स्पेकुलेशन का क्या आया था? लॉस। इस साल गेन आया। पिछले साल कैपिटल गेन का क्या था? इस साल कैपिटल गेन का कमाई ही नहीं। अब बता दें, जो भी लॉस, 3 ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, फॉरेन में तो सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं ना। इधर 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन। इसका मतलब है क्या ऑलरेडी पिछले साल डेड हो चुके थे या सही कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं? तो ये ना सोचिएगा ऑलरेडी पिछले साल डेड हो चुके थे, ये 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। डन। अब जब ये 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अगर मैं इन 3 लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं तो अगले साल जाके सेम हेड में से माइनस करूं या जहां मर्जी से माइनस कर दूं? जब ये रूल 3 बनेगा ना, जब एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो अगले साल किस में से माइनस होगा? सेम हेड में से माइनस होगा। तो अब बता दें किन किन को इनर कॉलम में लिखूं। इसको इनर कॉलम में लिख के इसका भाई बुलाऊं
और इसको इनर कॉलम में लिख के इसका भाई बुलाऊं। अब न्यूमेरिकल का फेस बनने लगा। LT इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर कौन सा 2000 नहीं लिखा हुआ, 2015 लिखा हुआ है, 20x5 किधर है भाईजान? 31 दिसंबर 15 है ऊपर लिखा हुआ, तो 31 दिसंबर 15 भाईजान याद रखिएगा टैक्स ईयर 16 होता है, ये स्पेशल टैक्स ईयर होता है। 31 दिसंबर 15 स्पेशल टैक्स ईयर 16 होता है, क्योंकि 31 दिसंबर 15 के बाद कौन सा 30 जून आता है? 16, तो इसलिए इसको स्पेशल टैक्स ईयर 2016 कहेंगे। स्पेशल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एंड कब हो रहा है? 30 जून 16 को नहीं, 31 दिसंबर 15 को। जी भाईजान आपने पूरा लिखना है पेपर में। इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी? नॉन स्पेकुलेशन। किस साल की? करंट ईयर की। इसको किस में इस्तेमाल करें? अलिफ हैं, बे हैं भाईजान, सारे अलिफ हैं, बे होता है फॉरेन सोर्स इनकम के लिए। ये सारी हमारी कौन सी इनकम्स हैं? पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये मैं नजर आ रहा हूं भाईजान कैमरे में? अच्छा जी बोलें। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस 550, ये सवाल में अवेलेबल है जी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग वन। इनकम, ये वर्किंग का रेफरेंस भी दिया करें पेपर में भाईजान सारे सवालों में। इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपको ऐसे फील तो नहीं हो रहा जा रहे हैं हम, जाते जाते कोई बातें हो रही होती हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन करंट ईयर, क्या गलती हो गई है? अच्छा जी करंट ईयर वर्किंग नंबर 213। लेस बोलें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस होना चाहिए था ना, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ये नॉन स्पेकुलेशन का था। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन कितना? इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। कैरी फॉरवर्ड क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन कितना? सवाल खामोश हो। अच्छा सॉरी छोड़ें भी वो बात। डन जी। अब इनकम कैपिटल गेन करंट ईयर आई है? कैपिटल गेन करंट ईयर आई है? नहीं आई तो क्या करें फिर? 797 इज माई। तो भाई इसलिए कहता था हेड्स को ना आप वर्किंग में निकाला करें, हेड्स को फेस पे ना निकाला करें, क्योंकि हेड्स को मैं बताता हूँ, हेड सही कह रहे हो, हेड्स को वर्किंग में निकाला करें, हेड्स को फेस पे ना निकाला करें। वजह क्या होती है? इसलिए कि हेड्स को निकाल के पता चलता है प्रॉफिट आया, या उसके बाद पता चलता है न्यूमेरिकल के फेस पे इनको कैसे लेके जाना है। अच्छा जी कैपिटल गेन का लॉस पुराना पड़ा हुआ है, उससे भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 साल तक हो सकता है ना। तो कैपिटल लॉस पुराना कितना पड़ा हुआ है? इसको टैक्सेबल इनकम नहीं, सबर करें जरा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना जी? 250। कैरी फॉरवर्ड लॉस लिखने आपने पेपर में ऊपर, कैरी फॉरवर्ड लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। डन जी। यार इसको ना टोटल इनकम कहते हैं। ये सारा काम जो लॉसेस शॉसेस है ना, टोटल इनकम से पहले माइनस होते हैं। ऐसे समझने के लिए बात कर रहा हूं। और इसके बाद आप माइनस करते हैं ज़कात और डिडक्टेबल अलाउंसेस, बच्चों की तालीम का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, फिर ज़कात वगैरह माइनस होती हैं। ये जब माइनस हो जाए तो क्या आ जाती है? टैक्सेबल इनकम। लेकिन अगर पेपर में आपसे टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम दोनों मांग ले तो इस सूरत में आपको ज़कात माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपने फिर स्लैश डाल के टैक्सेबल इनकम लिख देना है। लेकिन मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कर रहा हूं कि अगर पेपर में ज़कात आ जाए तो फिर ज़कात तो लॉस, टोटल इनकम से ऊपर ऊपर लॉसेस का जो भी करना है वो करना है। टोटल इनकम के बाद लॉसेस को कुछ नहीं करना, लॉसेस को टोटल इनकम से ही सेटलमेंट पहले कर देना है। डन। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या? टैक्स भी निकालना है? टैक्स निकालना है सवाल में? नहीं निकालना, बट टैक्सेबल इनकम निकालना है और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बताने हैं। ओके अच्छा भाई, इस क्लास में जो हजरात बैठे हुए हैं
या फिर ऑनलाइन जो हजरात ले रहे हैं क्लास, ये जो संडे के लेक्चर का नंबर क्या था? 100 था। लेक्चर 100 जिन्होंने गुलबर्ग में अटेंड किया था ना संडे को, मैं फिजिकल वालों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, वो ना उनके साथ एक थोड़ा सा मेरी तरफ से एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं एक सवाल कराना गुलबर्ग में भूल गया था जो इधर आपको कराया था। तो वो लेक्चर 100 को 2 घंटे 5 मिनट से ऑनवर्ड सुन लें। उसमें मुलाकात एसोसिएट वाला सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल मैंने करवाया है। तो जिन हजरात ने गुलबर्ग में संडे को क्लास ली थी वो हजरात लेक्चर 100 2 घंटा 5 मिनट से ऑनवर्ड यूट्यूब पे ढूंढ के सुन लें, ताकि उनका वो जो मुलाकात एसोसिएट वाला 10-12 मिनट की हमारी डिस्कशन थी। तो ये पेज नंबर बता दें मुझे। 10-12 मिनट की हमारी डिस्कशन थी, अगर ये मिस हो गया है तो इसको वो कवर कर लें। मुलाकात एसोसिएट सेल्स के चैप्टर में जाए और सेल्स के चैप्टर में चैप्टर 25 के अंदर जो है वो सवाल मैंने करवाया था। किताब का पेज नंबर ये बिल्कुल यही मुलाकात वाला, अगले सफ़े पे, पिछले सफ़े पे था, कौन सा था? चलो मैं निकाल लेता हूँ यार, छोड़ो इतने ज़्यादा बंदे। चैप्टर 24 के एंड पे, 24 के एंड पे था। 480 दिखाएं। 480 किधर? 480 पेज 480 पेज 480। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों के लिए ये अनाउंसमेंट नहीं है। पेज 480 है, दिखाएं मुझे। ये पास पेपर का तो नहीं है, 25 का तो नहीं है चैप्टर? बस 23 का है। हाँ ठीक है, चैप्टर 23। अच्छा चलें जी, अब आ जाएं उसमें आप पास्ट पेपर्स पे, इसके चैप्टर 14 के 15 के, चैप्टर 15 के पास्ट पेपर्स। अच्छा यार, एक सवाल है पेज 334 पे, पेज 334 पे क्वेश्चन नंबर 1। आपने एक लेटर लिया जुबैर अंसारी से जिसने आपका मशवरा मांगा है कि मुझे प्रोसीजर बता दो इनकम टैक्स अपील फाइल करने का। आपने एक सूटेबल रिप्लाई उसे करना है, एपलेट प्रोसीजर बताना है, जिसमें आपने ये फॉलोइंग फ्रूट चार्ट बना के देनी है, सॉरी फॉलोइंग चार्ट बना के देना है। तो मोहतरम ये एक बड़ा कमाल सवाल है, इसको मैं सोल्यूशन से खोलूँगा और वहाँ से आपको करवाऊँगा। ये एक चार्ट बना हुआ है, नेम ऑफ एपलेट अथॉरिटीज़। पहले ज़रा मुझे नेम ऑफ एपलेट अथॉरिटीज़ बताएं। कमिश्नर अपील, अगला एपलेट ट्रिब्यूनल, उससे अगला और उससे अगला। अच्छा ये ज़रा सोचें इसका जवाब। अथॉरिटी हुज ऑर्डर मे बी अपील्ड अगेंस्ट, किसके फैसले के खिलाफ आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं? ऑर्डर ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील या ऑर्डर ऑफ ऑफिसर ऑफ? डन। अथॉरिटी हुज ऑर्डर मे बी अपील्ड अगेंस्ट, एपलेट ट्रिब्यूनल में आप किसके फैसले के खिलाफ जाते हैं? कमिश्नर अपील के दरबार से आप सेटिस्फाई ना हो सके तो फिर किसके पास चले जाते हैं? हाई कोर्ट कब जाते हैं? जब एपलेट ट्रिब्यूनल से तंग आ जाए। और कब जाते हैं? यार आज पढ़ा था फीस 100 रुपये हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में फीस तो हमें प्रोविजन ही नहीं गिवन, हम करें क्या? ठीक है जी। और इसकी फीस कल मैंने पढ़ाई थी 5000 और 2500 एपलेट ट्रिब्यूनल की, याद है? और इसकी फीस 127 के 3 का डी में देख लीजिएगा। डन। कमाल टेबल है ना, एक समरी सी दी हुई है। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील, मतलब बताएं लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील। हम कितने दिनों में अपील कर सकते हैं या जज कितने दिनों में फैसला सुनाए, क्या मतलब है इसका? लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील भाईजान लिख लें 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन। आज पढ़े 30, 60 और 90 दिन। हम कितने दिनों में अपील कर सकते हैं? 30 दिन में, 60 दिन में या 90 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर गोइंग, वेयर वी आर फाइलिंग एन अपील। डन। मतलब बता दें अगेन इस बात का, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील, हम कितने दिनों में अपील कर सकते हैं?
अच्छा अगला कॉलम छोड़ें, उससे अगला लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन का मतलब बता दे। लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन बाय एपलेट अथॉरिटी। एपलेट अथॉरिटी तो तीनों है ना, कमिश्नर अपील भी है, एपलेट ट्रिब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी है। लिमिटेशन फॉर पीरियड फॉर फाइलिंग अपील बाय अस, और इधर है बाय अस भी हो सकते हैं वैसे, और बाय कमिश्नर भी हो सकते हैं। आपको पता है कमिश्नर ने भी कभी कभी अपील करनी होती है। और इधर क्या है, बाय एपलेट अथॉरिटी। तो भाईजान ये तो आपको याद होगा, कल मैंने बताया था 120 और 60 दिन में केस सुनाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो मैंने बोला था। ये कितने अरसे में फैसला सुनाएगा? हाई कोर्ट में हमने नहीं पढ़ा हाई कोर्ट का फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट हमें क्या, एफबीआर वाले तो नहीं हाई कोर्ट को कह सकते जज साहब इतने दिनों में फैसला सुनाने। हाई कोर्ट कहेगा भाईजान प्लीज, एफबीआर की कोई हैसियत नहीं मेरे सामने। तो इसलिए इधर हमने आज कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा अगली बात, डिसीजन इन अपील। क्या फैसला आ सकता है जिसे मैंने नाम दिया था, बड़ा बड़ा लिख लें, एपलेट ऑर्डर। क्या नाम दिया था? एपलेट ऑर्डर का क्या मतलब होता है? किसका फैसला? कमिश्नर का, टैक्स पेयर का, या कोर्ट का? कोर्ट का। तो 129 का 1 आपको भूल गया होगा, मैं लिखवा दूं, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। और इधर कंफर्म की जगह अफर्म लिखा हुआ था, अफर्म, वेरी वेरी लिखा हुआ था, और कैनल या कैंसल लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था। और हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाने? बस मैं पास जजमेंट आज पढ़ा था। डन जी। तो बता दें एपलेट अथॉरिटीज कौन सी हैं? पहला कॉलम, किसके पास किसके फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सबकी फीस क्या है। चौथा कॉलम, अगले ने कितने अरसे में फैसला, सॉरी हमने कितने अरसे में अपील करनी है। फैसला क्या आ सकता है और कितने दिन में जज ने फैसला सुनाना है। एक और कॉलम डलवा दें, कौन सा? बिल्कुल, स्टे ऑर्डर। ये देते हैं मुझे याद है 30 जमा 30 दिन का देगा। फिर अगर आप दोबारा जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो 30 दिन तक और दे देगा स्टे ऑर्डर आपको, लेकिन फिर उसको अपील का फैसला भी सुनाना पड़ेगा। और इसके 180 दिन पड़े थे। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से डलवा रहा हूं। इसको 180 दिन थे और इसके आज पड़ा है 6 मंथ। 6 मंथ्स में फैसला नहीं सुनाना भाईजान। हाई कोर्ट इजाजत दे देगा 6 महीने तक टैक्स जमा ना करवाओ। क्लियर? ओके। क्वेश्चन 36, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। $10,000 से ज्यादा इनकम हो या $1,00,000, पिछले सफे आज ना, या $1,00,000 से ज्यादा एसेट्स हो। ऑल्सो स्टेट द पर्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड, इन होना चाहिए था। ऑल्सो स्टेट द पर्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन सच स्टेटमेंट। ढूंढे 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 जल्दी, पर्टिकुलर्स क्या है स्टेटमेंट में। पहले हु इज रिक्वायर्ड का जवाब दें, किधर है? हु इज रिक्वायर्ड। हु इज रिक्वायर्ड में ये लिख के आएंगे सेक्शन 116A में, और पर्टिकुलर्स में ये लिख के आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसील्ड एसेट। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसील्ड एसेट, ऐसी इनकम से खरीदा है जिस इनकम के बारे में कमिश्नर को नहीं बताया था, इसे कहते हैं कौन सा एसेट? कंसील्ड एसेट। पेज नंबर 3 to 4। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसील्ड इनकम नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसील्ड एसेट। ये लाइन लिख के आ जाएंगे। एंड स्टेट द पावर्स ऑफ कमिश्नर रिलेटिंग टू कंसील्ड एसेट ऑफ एनी पर्सन व्हेन इट इज इंपाउंडेड बाय। स्टेट द पावर्स ऑफ कमिश्नर। पावर्स ऑफ कमिश्नर भाईजान ये सारा लिख के आना पड़ेगा। 5 नंबर है, दोनों लिख के आनी पड़ेंगी चीजें, ऑफशोर वाली भी ये वाली भी। ये पावर्स ऑफ कमिश्नर है। और अगली, कमिश्नर शैल फाइनलाइज द ऑर्डर एज सून एज प्रैक्टिकेबल। जल्दी जल्दी इस कच्चे ऑर्डर को क्या करेगा? पक्का ऑर्डर। तो पावर्स ऑफ कमिश्नर में आप 1 लिख के आएंगे, 1A और 2, 1A और 2। ऑफशोर वाला भी लिख के आएंगे, 5 नंबर है। ये भी कमिश्नर नहीं करना है, वेयर कमिश्नर। तो कंसील्ड एसेट तो ये दोनों है, ऐसी तो बात नहीं है। इसको करते हैं दोनों लिखें, 5 नंबर है ना। ऑफशोर एसेट, आप ऑफशोर एसेट की अलग डेफिनेशन नहीं है, ऑफशोर भी कंसील्ड ही होता है। अच्छा जी,
36 हो गया, 35, ये 35 में कहानी कुछ और है, सवाल कुछ और है। सादिक अली हैज रिसीव्ड एन एक्स पार्टी असेसमेंट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे, एक्स पार्टी का मतलब होता था अकेला गया था, दूसरा बंदा छुट्टी पे था, अकेला फैसला आ गया इसके, फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे 5.2 million ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स नॉट विदहेल्ड फ्रॉम सर्टन पेमेंट, ही डज नॉट एग्री विद द कंटेंशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ एक्स पार्टी वैसे किसी और माने में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन छोड़ो ये चीज़ें हमारे स्कोप में नहीं है, सवाल कुछ भी नहीं है। सवाल असल में आपके सिलेबस का यहाँ से शुरू हो रहा है। ही वुड लाइक टू फाइल एन अपील टू कमिश्नर अपील, कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है मैं कमिश्नर अपील के पास जाऊं। स्टेट द प्रोसीजर, कमिश्नर अपील के पास जाने का प्रोसीजर ढूंढने, 3 नंबर सही सही ढूंढना है, प्रोसीजर ढूंढे कमिश्नर अपील के पास जाने का, कमिश्नर अपील के पास जाने का प्रोसीजर ढूंढें, पेज नंबर 326 प्रोसीजर लिखा हुआ है कमिश्नर अपील के पास जाने का, 326 जी बिल्कुल। प्रोसीजर, प्रोसीजर कहाँ है, प्रोसीजर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बताएं कहाँ, नीचे क्या नीचे, ओ नहीं भाई, ओ खुदा के लिए, प्रोसीजर डेट ही शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील, प्रोसीजर कमिश्नर ने फैसला सुनाते हुए नहीं करना, प्रोसीजर ही शुड फॉलो इन फाइलिंग अपील, वो क्या करे अपील फाइल करने के लिए, पॉइंट 3 है मेन, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ले, फिर वेरीफाई कराए, फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा कराए, प्रोसीजर ही शुड फॉलो इन फाइलिंग अपील। आपने तो मेरे छक्के तो छुड़वा दिए हैं, ये आप भाईजान कोई जल्दी ना करें, ये आराम से करेंगे पास पेपर, आप टेंशन डालिए ना, आप लोगों ने सिलेबस खत्म कराएं। स्टेट द प्रोसीजर दैट टैक्स पेयर शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील, ये क्या तरीका लगाए, वो पता है क्या सवाल होता है, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कमिश्नर अपील, ये क्या सवाल है, डन। अच्छा जी आगे, तो इसमें हमने लिख के आना था 127 का 3, रिक्वायरमेंट्स का लफ्ज लिखा हुआ है वहां पे, 2 भी लिख देना, हाँ हाँ, लेकिन रिक्वायरमेंट की जगह इधर क्या लफ्ज आया, प्रोसीजर, ठीक है, उसने प्रोसीजर पूछे, प्रोसीजर कौन फॉलो करे, टैक्स पेयर। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 4 सिचुएशंस बता दें जिसमें अपील हम कर सकते हैं कमिश्नर अपील को, अब मैं साथ बताता हूं आवाजें, 4 सिचुएशंस बता दें जिसमें हम कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं, इनमें से 4 बतानी है। 127 का 1 जाएं, 1 मिनट ऑन करना, किताब दें। कल आप सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल करके आए, मशीन ए मशीन बी वाला है, चैप्टर नंबर 25 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 25, पेज 528, क्वेश्चन 25 होमवर्क।